नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने कल वीबीटी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? वीबीटी के बारे में। वीबीटी के कुछ एग्जांपल्स अपने डिस्कस किए थे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आबंध सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। वीबीटी की कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? सबसे पहली कमी ये थी कि लिगेंड के बारे में प्रॉपर रूप से नहीं बता पाया था कि कौन सा लिगेंड दुर्बल है और कौन सा प्रबल है। इसके बारे में लिगेंड के बारे में यह नहीं बता पाया था कि लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी यही थी। दूसरी, लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है ये नहीं बता पाया, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में भी यह नहीं बता पाया। किसके बारे में? चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में भी यह नहीं बता पाया। दोनों के बारे में भी यह नहीं बता पाया था। तीसरा, यह भी नहीं बता पाया था कि लिगेंड एवं मेटल के बीच में किस प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है। आकर्षण बल किस प्रकार का होता है, इसके बारे में भी व्याख्या नहीं कर सका। इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए बेथे ने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सीएफटी का प्रतिपादन किया। क्योंकि एक सिद्धांत फेल होता है तो दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। बिना फेलियर किसी भी दूसरे सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं होता। यही साइंस का नियम है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, वो ठीक हो गया तो उसके ऊपर कोई अन्य प्रयोग नहीं होंगे। यदि वो ठीक नहीं है तो उसके ऊपर फिर आगे से आगे एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। तो सीएफटी किसने दी? बेथे ने क्या बताया था? बेथे ने बताया कि संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु तथा लिगेंड के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक आबंध होता है। यानी स्थिर विद्युत आकर्षण बल उन्हीं में होता है जिनमें पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज हो। कौन सा हो? पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है, उसी में ही स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। इसके आधार पर क्या कहते हैं कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होगा? किसका कारण क्या है कि धातु आयन पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। धातु पर कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज। और मेटल पर यानी कि लिगेंड पर कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज। यदि पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी सॉरी, लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या होगा? उदासीन। यदि उदासीन है तो उसमें क्या होता है? उदासीन है तो द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा। किसकी भांति? द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा। तो एक सिरा पॉजिटिव बन जाएगा और दूसरा सिरा नेगेटिव। मान लेते मेरे पास एक उदासीन ये परमाणु है, ठीक है, उदासीन है, इसका कोई चार्ज यहां पर है जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज यहां पर है। अब द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? एक जगह तो इलेक्ट्रॉन्स का समूह आ जाएगा और दूसरी जगह पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज वाला आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, ये स्थिति हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? एक नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल। तो द्विध्रुव है उसकी भांति व्यवहार करेगा जिसका नेगेटिव शिरा, जो भी नेगेटिव शिरा है ये वाला हो सकता है या इधर मूव कर सकता है। नेगेटिव शिरा किसकी तरफ होगा? धातु की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? धातु की तरफ, जिसके कारण कौन सा फोर्स लगेगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा। अब देखो, किसी भी धातु आयन के पास में जो डी कक्षक होते हैं वो कितने होंगे? 5। कितने डी कक्षक होंगे? 5 डी कक्षक। 5 डी कक्षक के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते? 5 डी कक्षक होते हैं। देखो ये वाले 5 डी कक्षक हैं, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर हाइफन वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक होते हैं। डी के कितने कक्षक होते हैं? 5। ये जो 5 कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा लगभग समान है, लगभग समान ऊर्जा है, तो इन्हें कौन से कक्षक कहते हैं? समवृष्ट कक्षक के नाम से जाना जाता है। इनकी ऊर्जा क्या होती है? समान, इसीलिए इन्हें कौन से कक्षक के नाम से जाना जाता है? समवृष्ट कक्षक। जब कोई भी लिगेंड, अब लिगेंड जिनके पास आएगा, लिगेंड आ रहा है यहाँ से, लिगेंड इधर से भी आ रहा है, किधर से भी लिगेंड आ सकता है। लिगेंड आएगा तो वो अपनी ऊर्जा के आधार पर इनका विपाटन कर देगा। ये 2 भागों में बंट जाएंगे। कितने भागों में बंट जाएंगे? 2 भागों में, एक निम्न ऊर्जा का और दूसरा उच्च ऊर्जा का। जब ये विपाटन करते हैं तो 2 समान ऊर्जा 2 समुच्चयों में बंट जाता है। 2 समुच्चयों में बंट जाएगा। ये जो समुच्चय में बंटते हैं उसी के कारण क्या होगा? ये किसके कारण होता है? डी कक्षकों का विभाजन 2 भिन्न ऊर्जा के रूप समुच्चयों के रूप में हो जाएगा। किसके कारण होता है?
लिगेंड के कारण, क्योंकि जो विभाजन होगा वो लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। इसी कारण इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। जब ये विपाटन होगा तो उच्च ऊर्जा और निम्न ऊर्जा दो कक्षक बनेंगे। ये कौन सा बनेगा? उच्च ऊर्जा। और ये कौन सा बनेगा? निम्न ऊर्जा। इन दोनों के बीच में डेल्टा ऊर्जा का अंतर होता है। कितना होता है? डेल्टा ऊर्जा का अंतर होता है। ये किसने बताया था? सीएफटी की अवधारणा है। अब देखो सीएफटी के अंदर अपन और बात करेंगे, तो हम सबसे पहले अपन बात करते हैं डी कक्षक विपाटन की। किसकी बात कर लेते हैं? डी कक्षक विपाटन की। फिर अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। हम जानते हैं कि जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, और डी कक्षक होते हैं 5। कितने होते हैं डी कक्षक? 5 डी कक्षक होते हैं। कौन कौन से डी कक्षक होते हैं ये भी अपन पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लो। 5 डी कक्षक होते हैं। ये जो 5 डी कक्षक है, पहला जो डी कक्षक होता है वो कौन सा होता है? डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स, चौथा डी एक्स स्क्वेयर हाइफन वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये 5 कक्षक होते हैं। इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान होने के कारण इन्हें समभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक कहते हैं? इन्हें समभ्रष्ट कक्षक कहते हैं। ये जो समभ्रष्ट कक्षक हैं, इनके संपर्क में कोई लिगेंड आता है, कोई लिगेंड इनके पास आता है, तो वह इनका विपाटन कर देता है। जब इनका विपाटन होगा तो दो, एक उच्च ऊर्जा का और दूसरा निम्न ऊर्जा के कक्षकों का में विपाटन होता है। दो भागों में बट जाएगा, एक उच्च ऊर्जा का और दूसरा निम्न ऊर्जा का। ये कौन सी है? उच्च ऊर्जा का, ठीक है, समुच्चय है। और ये कौन सा है? निम्न ऊर्जा का। यानी इनकी जो ऊर्जा रेखा है वो ये वाली है। एक उच्च ऊर्जा का, दूसरा निम्न ऊर्जा का। उच्च ऊर्जा का जो कक्षक बनता है उसको ईजी कक्षक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ईजी। निम्न ऊर्जा का उसे किसके नाम से जानते हैं? T2G। T2G में 3 डी कक्षक शामिल किए गए हैं। वो कौन से हैं? T2G में DXY, DYZ, DZX को शामिल किया गया है। और EG में EG के 2 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? एक बनता है डी एक्स स्क्वेयर हाइफन वाई स्क्वेयर, दूसरा बनता है डी जेड स्क्वेयर। इनके बीच में ऊर्जा अंतर जो है वो अष्टफलकीय के लिए 10dq या डेल्टा ओ के नाम से जाना जाता है। 10dq या डेल्टा ओ के नाम से जाना जाता है। ये वाला ऊर्जा अंतराल अधिक तथा ये वाला ऊर्जा अंतराल कम होता है। ये वाला ऊर्जा अंतराल ज्यादा तथा ये वाला ऊर्जा अंतराल कम होता है। ये वाला है जो ऊर्जा अंतर होता है ये 6/10 या है, इसे 3/5 पॉजिटिव डी डेल्टा ओ या इसे 0.6 डेल्टा के नाम से जानते हैं। इनके बीच में जो ऊर्जा अंतर है वो -2/5 डेल्टा, या इसको कैसे लिख सकते हैं, या -0.4 डेल्टा। ये किसके बराबर होता है? यदि अपन डिवाइड करें तो इधर आ जाएगा +6dq और इधर आ जाएगा -4dq। इनका विपाटन होता है वो किसी भी लिगेंड की प्रकृति के आधार पर होता है। दुर्बल लिगेंड है तो विपाटन कम होता है और प्रबल लिगेंड है तो विपाटन अधिक होता है। अपन ने वीबीटी में सबसे नीचे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी थी, वैद्युत रासायनिक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, उसमें इनका क्रम लिखा गया था। H2O से पहले सारे के सारे क्या थे? दुर्बल। H2O के बाद वाले सारे के सारे क्या होते हैं? प्रबल। प्रबल होने पर इनका ऊर्जा अंतराल अधिक हो जाता है और दुर्बल होने पर कम हो जाता है। दुर्बल होने और प्रबल होने के आधार पर इनमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार से भरे जाते हैं। तो वह सीरीज कौन सी है? सीरीज देख लेते हैं सबसे पहले। देखो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है, उसकी प्रबलता के बढ़ते क्रम में, इनके बढ़ते क्रम में देखें तो सबसे
जो कम है, यानी कि दुर्बल कौन सा है, आई माइनस सबसे दुर्बल है, और CO होता है कार्बोनिल, ये कौन सा है, कार्बोनिल, ये सबसे प्रबल है, आई माइनस सबसे दुर्बल है, आई माइनस, Br माइनस, SCN माइनस है, साइनो, Cl माइनस, क्लोरो, N3 माइनस, H2, NO3 माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O42 माइनस, H2O, ये यहाँ तक जो है ये कौन से होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं, कौन से होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं। इसके बाद में प्रबलता का बढ़ता क्रम आ जाता है, NCS माइनस, EDTA4 माइनस, H माइनस, NH3, ENCN माइनस, NO2 माइनस और CO, ये कौन से होते हैं, प्रबल, कौन से होते हैं, प्रबल लिगेंड। दुर्बल और प्रबल लिगेंड के आधार पर इनका विपाटन होता है, क्या होता है, विपाटन। जब डी कक्षक का विपाटन होता है तो उसके लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बात है, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, डेल्टा O, ऊर्जा अंतराल कितना होता है, डेल्टा O। विपाटन होने पर ऊर्जा अंतराल होगा अष्टफलकीय के लिए डेल्टा O, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा होगी वो P के नाम से जानी जाती है। आप आवश्यक ऊर्जा को किससे लिखते हैं, P फॉर पेयर, पेयरिंग एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा को P के नाम से लिख सकते हैं। अब देखो दो कंडीशंस होती है, या तो डेल्टा O का मान ज्यादा होगा, या क्या होगा, डेल्टा O है वो इस प्रकार होगा, यानी या तो युग्मन ऊर्जा अधिक होगी या युग्मन ऊर्जा कम होगी। अपन बात करें भी डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है तो युग्मन होगा, क्या होगा, युग्मन होगा, क्या होगा, युग्मन होगा, और निम्न प्रचक्रण संकुल बनेगा, क्या बनेगा, निम्न प्रचक्रण संकुल बनेगा। परंतु ये वाली स्थिति होने पर युग्मन नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा तो उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा। क्या बनेगा, उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा। ये किस स्थिति में होता है, ये किस स्थिति में होता है, ये होगा हमेशा ही प्रबल लिगेंड होने पर, ये हमेशा ही कब होगा, जब दुर्बल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड होने पर निम्न प्रचक्रण संकुल बनेगा और दुर्बल लिगेंड होने पर उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा। हमेशा ही दिमाग में इस बात को बिठा लेना कि उच्च प्रचक्रण संकुल कब बनता है और निम्न प्रचक्रण संकुल कब बनता है। निम्न प्रचक्रण संकुल बनेगा तो प्रबल लिगेंड होगा, उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा तो दुर्बल लिगेंड होगा, ठीक है। हमेशा ही इस बात को ध्यान रख लेना, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने के कारण युग्मन नहीं होगा, उच्च प्रचक्रण संकुल बनेगा, और जो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है उसमें युग्मन होगा और निम्न प्रचक्रण संकुल बनेगा, ठीक है। अब इनके आधार पर अपन देख लेते हैं दुर्बल और प्रबल के लिए 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल करने। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर हम कंफर्म कर पाएंगे भी इनका इलेक्ट्रॉन फिल करने तथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दुर्बल क्षेत्र तथा प्रबल क्षेत्र जो लिगेंड है उनके लिए अपन बात कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। इलेक्ट्रॉन D1 से लेकर D10 तक होते हैं, D1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी कितना है, एक। ये प्रबल क्षेत्र के लिए, ये दुर्बल क्षेत्र के लिए। प्रबल क्षेत्र में डेल्टा O है उसकी ऊर्जा अधिक होती है, इसमें डेल्टा O की ऊर्जा यानी क्या होती है, कम, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान में रख लेना। क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब देखो D1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, ये T2Z है और ये EZ है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में ही पहला पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा के T2Z कक्षक में जाएगा। कहाँ जाएगा, T2Z कक्षक में जाएगा। कहाँ जाएगा, T2Z कक्षक में। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये आ गया पहला इलेक्ट्रॉन। जहां पहला इलेक्ट्रॉन आया वहां मैं क्या लिख देता हूं, 1 नंबर। क्या लिख दिया, 1 नंबर लिख दिया। ठीक है, यहां भी ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे। यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, 1 नंबर। अब देखो दोनों के लिए अपन D1 के लिए प्रबल क्षेत्र तथा दुर्बल क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2Z 1 और EG में कितने हैं, 0। इसी प्रकार इसमें देखो ये T2Z है और ये EG है। T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। T2Z 1 और EG कितना है, 0। T2Z 1 है और EG कितना है, 0। ठीक है, D2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए बात करें, D2 इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ D में दूसरा इलेक्ट्रॉन, D का दूसरा इलेक्ट्रॉन संभवतः सबसे नीचे ही आएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रबल क्षेत्र के बाद दुर्बल क्षेत्र में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, यहाँ। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। D2Z में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। इधर भी T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2, और EG में कितने हैं, 0। EG में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। अब देखो D3 तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, और ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर। किसके आधार पर, ऑफ-बो के नियम के आधार पर, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत के आधार पर। सबसे पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक में, फिर उच्च ऊर्जा के कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक फिल किए जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले तो एक होता है, उसके बाद युग्मन होता है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर। ठीक है, देखो पहले तीनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे के T2Z कक्षक में, चाहे वो दुर्बल हो क्षेत्र हो चाहे प्रबल क्षेत्र हो, दोनों में नीचे ही भरे जाते हैं। D3 में क्या होगा, T2Z 3 और EG क्या होगा, 0। यहाँ क्या होगा, T2Z 3 और EG क्या होगा, 0 होगा। T2Z 3 और EG क्या होगा, 0। अब देखो उसके बाद में D4 चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, D4 किसकी बात कर रहे हैं, चौथे इलेक्ट्रॉन की। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो हमने कहा है इन दोनों की ऊर्जा अधिक है, ऊर्जा अधिक होने के कारण पहले युग्मन होगा फिर ऊपर जाएगा। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन का, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, यहाँ पर। कहाँ आता है, इसके साथ ही आता है, ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब देखो इसके लिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2Z 4 और EG अभी तक क्या पड़ा है, 0। EG अभी तक क्या पड़ा है, 0। यहाँ आया चौथा इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य डेल्टा O का ऊर्जा अंतराल कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, T2Z 4 और EG क्या, सॉरी T2Z 3 और EG क्या हो जाएगा, 1। T2Z 3 और EG क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, पांचवें इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करेंगे क्योंकि पहले युग्मन करेंगे यहाँ। और तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या लिखेंगे, D5 के लिए लिखेंगे T2Z 5 और EG क्या है, 0। T2Z 5 और EG 0। यहाँ पांचवा इलेक्ट्रॉन फिल होगा, यहाँ पर कहाँ होगा, यहाँ। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2Z 3 EG 2। T2Z 3 और EG क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर अपन छठे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करें, छठा इलेक्ट्रॉन। छठा यहाँ आएगा और छठा यहाँ पर उपस्थित आएगा। तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो छठे इलेक्ट्रॉन के लिए D6 दुर्बल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र के लिए क्या होगा,
T2G6 और Ag क्या हो जाएगा 0। Ag क्या होगा 0 होगा। अब इधर छठा इलेक्ट्रॉन दुर्बल क्षेत्र के लिए लेंगे तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पहले के साथ में छठा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है 6। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G4 और Eg क्या हो जाएगा 2। Eg क्या हो जाएगा 2, जितने Eg में इलेक्ट्रॉन है जितने T2G में। फिर D7 के लिए D7 सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करना है। अब देखो नीचे सारे फिल हो गए, सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा Ag में। सातवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा Ag में। अब देखो सातवां इलेक्ट्रॉन Ag में जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G6 Ag क्या होगा 1। Ag क्या होगा 1। यहाँ सातवां इलेक्ट्रॉन फिल किया अपन ने तो सातवां इलेक्ट्रॉन फिल होगा दूसरे के साथ में, दूसरे के साथ में फिल होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2G5 और Ag क्या हो जाएगा 2। ठीक है। D8 आठवां इलेक्ट्रॉन, D8 आठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, देखो आठवां इलेक्ट्रॉन देखो नीचे पूरे हैं, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ पर आएगा। आठवां इलेक्ट्रॉन, तो आठवें इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ क्या आ जाएगा T2G6 Ag कितना हो जाएगा 2। Ag कितना हो जाएगा 2। अब इधर देखो, इधर आठवां इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा तीसरे के साथ में होगा और आठवां इलेक्ट्रॉन ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G6 Eg कितना हो जाएगा 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने में समान है लेकिन भिन्नता है। इसमें तो Eg में जाता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें जो छठा इलेक्ट्रॉन है सॉरी आठवां इलेक्ट्रॉन इसमें तो Eg में जाता है, इसमें T2G में जाता है। ठीक है। अब देखो D9 नौवां इलेक्ट्रॉन दोनों में ही, दोनों की बात करें तो DX2-Y2 वाले कक्षक में जाता है। नौवां कहाँ जाएगा यहाँ पर, नौवां कहाँ जाता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा समान T2G6 Eg कितना हो जाएगा 3। T2G6 Eg कितना हो जाएगा 3। अब देखो लास्ट D10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 10वां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो जाएगा DZ2 में। कहाँ जाएगा DZ2 में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6 Ag4। T2G6 और Ag क्या हो जाएगा 4। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल के टॉपिक के लिए अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी।